आगे कंटिन्यू करते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा तो बनाएगा 2 पायरुविक एसिड। कंसीडर करते हैं बोर्ड पर। ग्लूकोज, आप जानते हो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। सिक्स कार्बन। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये भी बेटा 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, कोई कार्बन का लॉस नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 6 नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड हो गया है। यहां पर बेटा कोई फॉस्फेट नहीं था, और जो प्रोडक्ट आपका बना ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके 6 नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो अगर फॉस्फेट बेटा ऐड हो रहा है तो इसको किसी न किसी ने दिया होगा। तो यहां पे देखते हैं फॉस्फेट कैसे ऐड हुआ। यहां पे फॉस्फेट देने वाला है कौन, एटीपी, और ये फॉस्फेट रिलीज करके या रिमूव करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में। एडीपी में, और प्रोसेस क्या हुई, प्रोसेस क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन। प्रोसेस क्या हुई, फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 6 phosphate, glucose 6 phosphate आफ्टर द फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर फॉस्फोराइलेशन करा कौन रहा है, एटीपी। एटीपी ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इसने रिमूव किया, कन्वर्ट हुआ किसमें, डाइफॉस्फेट में, यानी एडीपी में। और इस कन्वर्जन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो कौन है, रिस्पॉन्सिबल एंजाइम हेक्सो काइनेज। कौन, हेक्सोकाइनेज। अब बेटा जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो या डीफॉस्फोराइलेशन हो, हम ऐड करेंगे काइनेज। और काइनेज किसके साथ जोड़ेंगे, किस प्रोडक्ट का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है, तो एंजाइम का नाम क्या होगा, हेक्सोकाइनेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। और इसके 6वें कार्बन पर क्या है, 6 नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट ऐड कर दीजिए। अब बेटा ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन क्या है, आइसोमेराइजेशन है। क्या है, आइसो, प्रोसेस क्या है, आइसोमेराइजेशन। अब हम आइसोमेराइजेशन क्यों कर रहे हैं, बात तो आ रही है कि आइसोमेराइजेशन क्यों कर रहे हो भाई। तो अगर आप बेटा ग्लूकोज की बेसिक मॉलिक्यूलर रिंग देखोगे, ये यहां पे पहला कार्बन, ये दूसरा, ये ग्लूकोज की बेसिक मॉलिक्यूलर रिंग है, तीसरा कार्बन या चौथा,
ये पांचवा, ये छठा कार्बन, और इसी छठे कार्बन से क्या लगा हुआ है, एक फॉस्फेट ऐड है। यानी एक सिंगल साइड चेन ही अवेलेबल है किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। किसमें, ग्लूकोज में। अगर हमको दोबारा से फॉस्फोराइलेशन करनी हो तो साइड चेन अवेलेबल नहीं है, हम फॉस्फोराइलेशन कर पाएंगे, फॉस्फेट को ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को क्या किया, आइसोमेराइज कर दिया। किसमें, फ्रक्टोज में। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और इसी छठे पे क्या था, फॉस्फेट ऐड था। यानी एक साइड चेन तो ये अवेलेबल ही है फ्रक्टोज में, यहाँ पे दूसरी भी साइड चेन अवेलेबल है, और इस दूसरी साइड चेन पे कोई फॉस्फेट नहीं। यानी हम फर्दर फॉस्फोराइलेशन करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। तो वही किया गया बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमेराइज किया गया किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यानी अब आप फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं, फर्दर फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं और फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। अब बेटा यहां से यहां जो कन्वर्जन हुआ, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है, एंजाइम क्या होगा, किसका आइसोमेराइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो एंजाइम क्या लिखेंगे, फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज। एंजाइम को क्या नाम देंगे, एक चीज याद रखिएगा कि आपको रटना नहीं है, समझना है। एंजाइम का नाम कैसे लिखेंगे आप ये समझो। प्रोसेस क्या है, आइसोमेराइजेशन। किसका आइसोमेराइजेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन। तो हम एंजाइम का क्या नाम रखेंगे, फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज। हम और रख सकते हैं फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। क्यों, क्योंकि क्या है, पहले मैंने बताया था ग्लूकोज हेक्सो शुगर है, तो हम और क्या नाम दे सकते हैं, फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज। आगे फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। क्योंकि आपने आइसोमेराइजेशन किया है, साइड चेन खाली है, और उस साइड चेन पे क्या करेंगे आप, फिर से फॉस्फोराइलेशन करेंगे और एक फॉस्फेट को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट क्या बना आपका, प्रोडक्ट बना फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। यानी 6 नंबर कार्बन पर क्या फॉस्फेट ऐड था, और पहले नंबर पर कार्बन पर भी क्या हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया। ये बेटा 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट और पहले नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ऐड हो गया। और प्रोसेस क्या हुई, प्रोसेस को क्या नाम दोगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन कौन कराएगा, किसके द्वारा होगा, एटीपी से। और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। यानी ये ट्राइफॉस्फेट है और ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसमें, डाई फॉस्फेट में, और फॉस्फेट आके जुड़ गया किसके साथ, फ्रक्टोज के साथ। तो प्रोडक्ट आपका बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। एंजाइम का नाम लिख लेते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। तो एंजाइम क्या लिखेंगे, फॉस्फो फ्रक्टो, और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो क्या नाम लिखेंगे, काइनेज। मैंने पहले ही बोला था कि जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा हो या डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वहां पे एंजाइम के साथ क्या लगाएंगे, काइनेज ऐड करेंगे। तो जिसका भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है नाम लिखो आप, फॉस्फो
फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोल सकते हो? शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो PFK। नेक्स्ट, अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मिला आपको, इसको क्या करो आप बीचों बीच से तोड़ दो, यानी क्लीवेज कर दो, दो पार्ट में तोड़ दो। आइए तोड़ देते हैं इसको। मिला क्या आपको? DHAP। क्या मिला आपको? DHAP। और इधर क्या मिला? 3PgAl। DHAP मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इसको क्या बोलोगे आप? 3-फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। 3-फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी ये यहां पे जो प्रोसेस हुई क्या हुई? क्लीवेज तोड़ा आपने, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो याद रखो आप, एल्डोलेज। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को क्लीवेज कराने वाला एंजाइम कौन है? एल्डोलेज। और ये बेटा 6 कार्बन कंपाउंड था। जब क्लीवेज हुए तो जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना, ये कितने कार्बन कंपाउंड? ये 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। और तीसरे कार्बन के साथ क्या है? फॉस्फेट ऐड है। तीसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट। और ये भी बेटा क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये 3PgAl और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में क्या है? आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। यानी DHAP 3PgAl में कन्वर्ट हो सकता है और 3PgAl कन्वर्ट हो सकता है किस में? DHAP में। तो आगे इधर भी रिएक्शन होगी और इधर भी रिएक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे? अपनी सुविधा के लिए एक तरफ कंसीडर करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, यानी दो मॉलिक्यूल को हम जोड़ लेंगे। प्रोडक्ट बना आपका 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बना आपका? 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। और इसके तीसरे कार्बन पे तो फॉस्फेट था ही, तीसरे कार्बन पर क्या था? फॉस्फेट था ही, लेकिन पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट ऐड हो गया। अब देखो हुआ क्या कि फॉस्फेट कहीं ना कहीं से आया और इसको फॉस्फेट देने वाला ATP नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो फॉस्फोराइलेशन
एटीपी नहीं करा रहा है। अभी तक आपने क्या देखा कि यहाँ के फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, एटीपी रिस्पॉन्सिबल था। इसके फॉस्फोराइलेशन के लिए भी एटीपी रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसके लिए एटीपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कराने के लिए? H3PO4। यहाँ पे फॉस्फेट देने वाला कौन है? H3PO4। और एंजाइम क्या हुआ? तो ये बेटा यहां से लेके ये कन्वर्जन, यानी कि 3PgAl से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्जन हुआ। ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता इस कन्वर्जन में। यानी कि टोटल जो ग्लाइकोलिसिस है एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एक्सेप्ट समवन। कौन सा? 3PgAl से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, याद रखो आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेटा जो आपका बना 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अच्छा, एक चीज यहां पे देखो, प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस हुई फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। और यहां पे क्या प्रोसेस हुई? यहां पे प्रोसेस हुई क्लीवेज, क्लीवेज। और ये क्या है? आइसोमेराइजेशन ही है। ये क्या है? आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बना आपका? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड, तीसरे से भी फॉस्फेट और पहले पे भी क्या? फॉस्फेट। ये है एल्डिहाइड। देखो आप 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड है ये। और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा यानी प्रोसेस क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिड में। यहां पे समझो हाइड्रोकार्बन है, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे तो बन जाएगा क्या आपका? एल्कोहल बन जाएगा। और ये एल्कोहल को फिर से आप ऑक्सीडाइज करोगे तो बन जाएगा आपका क्या? आपका बन जाएगा एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करोगे, फिर से ऑक्सीडाइज करोगे तो बन जाएगा आपका एसिड। और इस एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो बन जाएगा आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रोसेस को क्या आप रिवर्स कर दो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे तो एसिड, फिर से एसिड को रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो एल्कोहल, और एल्कोहल को रिड्यूस करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन हुआ तभी क्या बना आपका? एसिड बन गया, एसिड। तो ये क्या है प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? और कोई नाम दे सकते हैं? हाँ, नाम क्या दे सकते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। NAD+
NADH प्लस H प्लस। प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस डिहाइड्रोजिनेशन। क्या हुई? डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और उस हाइड्रोजन को कैच कौन कर रहा है? कौन कैच कर रहा है? NAD। और कन्वर्ट किस में हो रहा है? NADH प्लस H प्लस में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम है? डिहाइड्रोजिनेशन किसका हो रहा है? 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड का। लिखते हैं एंजाइम फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम देंगे आप एंजाइम को? फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन की है। आगे बेटा आगे काउंट करेंगे, इधर से काउंट करते हैं। वन 3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कन्वर्ट हुआ किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कन्वर्ट हुआ किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो बेटा हुआ क्या? इसके तीसरे पे भी फॉस्फेट ऐड था और इसके पहले पे भी फॉस्फेट था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना आपका, उस प्रोडक्ट में हुआ क्या? फॉस्फेट रिमूव हो गया। पहले कार्बन का फॉस्फेट क्या हुआ? रिमूव हो गया। तो इस फॉस्फेट को कैच किसने किया? कैच किया किसने? एटीपी ने। यानी कि एडीपी अंदर डालेंगे और ये फॉस्फेट कैच करके क्या होगा? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस हुई एटीपी फॉर्मेशन की। एटीपी फॉर्मेशन या फिर डीफॉस्फोराइलेशन, और क्या नाम दे सकते हैं? डीफॉस्फोराइलेशन। और एंजाइम क्या हुआ? डीफॉस्फोराइलेशन, एटीपी फॉर्मेशन। नाम क्या देंगे आप एंजाइम का? फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड काइनेज या फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। नाम क्या देंगे आप एंजाइम का? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड get converted into 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना आपका? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हुआ क्या कि जो कार्बन तीसरे नंबर कार्बन पर फॉस्फेट था वो शिफ्ट हो गया। यानी प्रोसेस क्या हो रही? शिफ्टिंग की हो रही है। तीसरे कार्बन के फॉस्फेट से दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट शिफ्ट हो रहा है। सी सी सी
और फॉस्फेट कहाँ आ गया, दूसरे कार्बन पर। तो प्रोसेस क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या हो रही प्रोसेस, म्यूटेशन या शिफ्टिंग या आइसोमेराइजेशन। क्या शिफ्टिंग है ना ये, कि तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट था, वो तीसरे से शिफ्ट कहाँ हो गया, दूसरे पे शिफ्ट हो गया। प्रोसेस है क्या, म्यूटेशन। एंजाइम को क्या नाम दोगे, म्यूटेज। म्यूटेज रटना नहीं है, नाम आपको याद रखना है, क्या नाम होगा ये आप, प्रोसेस म्यूटेशन और एंजाइम क्या, म्यूटेज। 2-phosphoglyceric acid get converted into 2-phosphoenol pyruvate आफ्टर इनोलेशन। यानी प्रोसेस क्या है यहां पर, इनोलेशन की। प्रोसेस क्या है, इनोलेशन है। और इस इनोलेशन में जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, 2-phosphoenol pyruvate। और भी कुछ हो रहा है, हाँ, ये इनोलेशन के साथ साथ और क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ वाटर। एंजाइम क्या हुआ, फॉस्फो, किसका इनोलेशन है, किसका इनोलेशन, 2-phosphoglyceric एसिड का। तो नाम क्या दोगे, फॉस्फो इनॉल, फॉस्फोइनॉल, सॉरी, नाम, प्रोसेस क्या है, इनोलेशन है, तो एंजाइम क्या होगा, इनोलेज। एंजाइम क्या होगा, इनोलेज। नेक्स्ट, इनोलेज। 2-phosphoenol pyruvate 3 कार्बन कंपाउंड था, दूसरे पे फॉस्फेट है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरूविक, पायरूविक एसिड में, पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा। और पायरूविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो बेटा दूसरे कार्बन पर क्या था, फॉस्फेट था, फॉस्फेट रिमूव हो गया, यानी कि जो पायरूविक एसिड बना उसमें कोई फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है, तो फॉस्फेट रिमूव हुआ। तो उस फॉस्फेट को कैच किसने किया, किसने कैच किया, एटीपी ने कैच किया, यानी एडीपी, और इस एडीपी से कन्वर्ट क्या हो गया, एटीपी, यानी डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट को कैच किया और कन्वर्ट हो गया किसमें, एटीपी में। प्रोसेस क्या हुई, एटीपी फॉर्मेशन। प्रोसेस क्या हुई, एटीपी फॉर्मेशन। एंजाइम क्या हुआ, किसका, किसका डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसका डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो या फिर डिफॉस्फोराइलेशन हो, हम क्या जोड़ते हैं, काइनेज। लिखते हैं एंजाइम को, पायरूवेट काइनेज। क्या नाम देंगे एंजाइम को, पायरूवेट काइनेज। अब एक चीज यहां से आप ध्यान दो कि यहाँ पे क्लीवेज हुआ था, किसका क्लीवेज हुआ था, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का क्लीवेज हुआ। तो प्रोडक्ट आपका बना 3PgAl और DHAP। और मैंने कहा कि ये दोनों क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है।
तो बेटा एक प्रोसेस तो इधर हुई, हमने कंसीडर करा 3PgAl का पूरा रिएक्शन दिखाया, और दूसरी प्रोसेस इधर भी होगी DHAP से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक ही तरफ कंसीडर कर ले, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 2 प्रोडक्ट इसके मान के चले, इसके तो उधर भी हो जाएगी, तो हम कर लेते इसको। दो मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी क्या 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, और 2 पायरुविक एसिड के भी मॉलिक्यूल बनेंगे लास्ट में। यानी कि एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, और दोनों क्या होंगे 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। अब बेटा ये तो रही प्रोसेस पूरी, प्रोसेस कैसे क्या कन्वर्जन हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इसको आप देख लो फॉर कंपटीशन, कि कंपटीशन में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्या पूछा जाएगा वो आप एक बार ध्यान दो। पहली प्रोसेस क्या है, फॉस्फोराइलेशन। पहली प्रोसेस क्या है, फॉस्फोराइलेशन की है। फॉस्फोराइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और इस फॉस्फोराइलेशन को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी रिस्पॉन्सिबल है, और एंजाइम कौन रिस्पॉन्सिबल है, हेक्सोकाइनेज है। अब बेटा आप पढ़ते हो कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस कैसी प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, यानी एनर्जी मिलनी चाहिए आपको, लेकिन आप कर क्या रहे हो, यहाँ पर आप तो एनर्जी दे रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी बनाना है आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एटीपी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप ऐसे सिंपल से वे में समझ सकते हो कि कोई अगर बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस में पहले आपको कुछ अमाउंट में पैसा लगाना होगा, उसके बाद ही उस बिजनेस से आप फायदा कमा सकते हो, यानी ज्यादा पैसा आप गेन कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे कि पहले हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लार्ज अमाउंट में गेन करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी डाल रहे हैं, तो ये एटीपी ऐड कर रहे हैं हम। और सेकेंड प्रोसेस क्या है, आइसोमेराइजेशन। थर्ड प्रोसेस क्या है, फॉस्फोराइलेशन, यानी फिर से एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम है कौन, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस एंजाइम को कहते हैं पेसमेकर, ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यानी ये बेटा क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फोर्थ नंबर स्टेप क्या है, फोर्थ नंबर क्लीवेज किसका, क्लीवेज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का प्रोडक्ट क्या मिला आपका, क्या मिला 3PgAl और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इस क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन है, एल्डोलेज। और ये 3PgAl क्या है और DHAP क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे एक तरफ और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन है, H3PO4 है। और ये कैसा रिएक्शन है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि पूरी ग्लाइकोलिसिस क्या है, एंजाइमेटिक है, एक्सेप्ट वन, कौन सा, 3PgAl से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्जन जो होगा नॉन एंजाइमेटिक होगा। नेक्स्ट क्या है प्रोसेस, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव हो रहा है ये NAD, इसको जो
हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कैच कौन कर रहा है, NAD, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, NADH+ में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरॉल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और अगर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है यानी डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी फॉर्मेशन। और इस एटीपी जो बेटा बन रहा है ये डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, किससे, सबस्ट्रेट से बन रहा है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या होगी प्रोसेस, म्यूटेशन, और म्यूटेशन होगी, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा म्यूटेज, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। प्रोसेस कौन सी होगी, इनोलेशन, और साथ ही साथ क्या, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, इनोलेज, और ये 2 फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कन्वर्ट होंगे किसमें, पाइरूविक एसिड में। प्रोसेस क्या हो रही है, एटीपी फॉर्मेशन। ये भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या है ये, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। और फिर लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में, लास्ट प्रोडक्ट आपका ग्लाइकोलिसिस में बनता है पाइरूविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब कुछ आप नोट्स में अपने राइट डाउन कर लो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज, एटीपी का अकाउंट पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का क्या अकाउंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप, अकाउंट ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। तो एटीपी का अकाउंट समझते सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले हम समझते क्या, गेन कितना हो रहा है, डायरेक्ट गेन कितना हो रहा है, डायरेक्ट गेन कितना हो रहा है। तो डायरेक्ट गेन कहां कहां हो रहा है, जहां पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वहां पे एटीपी का डायरेक्ट गेन हो रहा है। तो एक तो यहां पे गेनिंग हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, एटीपी बन रहा है। तो कितने एटीपी बन रहे हैं, एक एटीपी। लेकिन हमने मॉलिक्यूल क्या कंसीडर किया है, 2 कंसीडर किया है। तो कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। क्यों बन रहे हैं, एक से एक बनेगा, एक बार रिएक्शन होगा तो एक बनेगा, लेकिन इधर भी तो होगा। और उसी को हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। तो कितने एटीपी बन रहे हैं, 2 एटीपी यहां बन रहे हैं, और 2 एटीपी कहां बन रहे हैं, यहां बन रहे हैं। जब कन्वर्जन हो रहा है 2 फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट का पाइरूविक एसिड में। तो 2 2 4, 4 एटीपी, 4 एटीपी डायरेक्ट गेन हो रहे हैं, यानी सबस्ट्रेट लेवल से 4 एटीपी बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में। अब बेटा इस 4 को बनाने के लिए कितने कंज्यूम हो रहे हैं, कंज्यूम्ड एटीपी कितने कंज्यूम कर रहे हो आप, इधर देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में
एक एटीपी, यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ग्लूकोज सीधे कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एक एटीपी कंज्यूम हुआ, और भी हुआ, हाँ एक एटीपी यहां जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 बाइफॉस्फेट में, तो एक एटीपी यहां, एक एक कितने, 2 एटीपी हमने कंज्यूम किए। तो बेटा 2 एटीपी क्या है, कंज्यूम। डायरेक्ट गेन 4 एटीपी का, और कंज्यूम कितना है, 2 एटीपी का। तो आप माइनस कर दो, तो यानी 4 में से 2 घटा दो, तो क्या बन जाएगा आपका, 2 एटीपी, 2 एटीपी। तो हम कहे क्या कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना है, नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है, कितने एटीपी का, 2 एटीपी का नेट गेन होगा। अब बेटा यहां पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन एरोबिक है कि एनएरोबिक, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में परफॉर्म होगी, चाहे कंडीशन एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो। अगर एरोबिक है तो ये जो आपका रेड्यूसिंग एंजाइम बना है NADH+H+ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिया जाएगा, और बना के देगा एक NADH+H+ बना के क्या देगा, 3 एटीपी, और 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या कंसीडर किया है हमने, 2 मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, तो 2 NADH+H+ बनेंगे, तो 1 से 3, तो 2 से कितने, 6। तो अगर कंडीशन क्या होगी, एरोबिक होगी, एरोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन होगी, तो एक NAD से एक NADH+H+ से 3 एटीपी, कितने एटीपी, 3 एटीपी बनेंगे, कहां पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जब कंडीशन एरोबिक होगी। और 2 से कितने बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितने बन गए, 6 एटीपी, 6 एटीपी बना आपका। तो बेटा टोटल गेन कितना हुआ ग्लाइकोलिसिस का, 2 यहां नेट गेन मिला, और 6 किससे मिला, NADH+H+ से। तो हम ऐड कर दें 2 एटीपी प्लस 6 एटीपी, टोटल कितने, 8 एटीपी, 8 एटीपी। अगर हम कहें टोटल गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस कितनी, 8 एटीपी की, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस तो कितनी, 2 एटीपी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, कि नेट गेन पूछे तो 2 एटीपी का, टोटल गेन पूछे तो 8 एटीपी का, और मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या आएगा। अब बेटा जब कंडीशन एनएरोबिक हो, एनएरोबिक हो, तो ये बेटा आपको इससे NADH+H+ से क्या होगा, कोई एटीपी गेन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और ये आपको कुछ भी बना के नहीं देगा। तो वहां बेटा क्या होगी, एनएरोबिक कंडीशन में 2 एटीपी का गेन होता है, या 2 एटीपी मिलते हैं। अब देखो आप कि ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस है, 10 स्टेप है, काउंट करते हैं,
10 स्टेप होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये क्या है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। 10 step process. Glycolysis takes place in cytoplasm of cell. It occurs in both prokaryote and eukaryote. तो आप ये पहले से ही जानते हो कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगी और ये बेटा दोनों में होगी। दोनों का मतलब क्या कि प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट दोनों में ही होगी। आगे कंसीडर करते हैं ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको डिस्कवर किया इम्बेडेन मेयरहॉफ और पारनास तीन साइंटिस्ट थे। कौन कौन? इम्बेडेन, मेयरहॉफ, पारनास। इन्होंने इस ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया, इसलिए इसको और क्या नाम देते हम? EMP पाथवे। EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस बेटा ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट क्या है? रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस is a independent process of O2। तो क्या है ये? इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, O2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। और क्या क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन भी है, डिहाइड्रोजिनेशन है यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। साथ ही साथ और क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा 6 कार्बन था और कोई कार्बन का लॉस नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिले और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या थे? 3-3 कार्बन के थे। तो इसलिए क्या है? ग्लाइकोलिसिस में कहीं भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, यानी कार्बन का रिमूवल नहीं होता है। तो ये था बेटा ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार आप बार बार इसको लिखें। लिखने के बाद प्रैक्टिस करें। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको रटना नहीं है, अमूमन रटते हैं लोग, रटना नहीं है। आपको 1 बाय 1 स्टेप क्यों हो रही है और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है। आप इसको 2-3 बार आप रिवाइज करो, आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आगे के नेक्स्ट वीडियो जैसे लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ETS पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।